हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा टिलापिया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट। एक्वाकल्चर क्या है, टिलापिया क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आर्कटिक स्नेल फिश, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा एक्सोमून्स, देन विल लर्न अबाउट ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। हमारा अगला टॉपिक होगा नॉन फंजिबल टोकन्स, देन विल स्टडी अबाउट विमेन साइंटिस्ट इन इंडिया। इनका विमेंस का क्या स्टेटस है साइंस स्ट्रीम में, या फिर जितने विमेन साइंटिस्ट हैं इन सभी के बारे में एक डेटा रिलीज़ हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी टोमेटो फ्लू विच इज़ एन एपिडेमिक, and our last topic would be a black hole. Before starting with the topic, I would like to insist you please like, subscribe बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप @BIAS Academy टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। यू कैन फॉलो दैट चैनल, you'll get all kind of update like video test series, every update will be available on telegram channel, and at the end please press the bell icon also ताकि आपको notifications भी मिलती रहें। So let's start with the very first topic। हमारा पहला टॉपिक है एक्वाकल्चर। तो यहाँ पर ये PIB में न्यूज़ पब्लिश हुआ है। दिस इज़ पार्ट ऑफ GS पेपर 2 एज वेल एज GS पेपर 3, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन न्यूज़। यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से इंस्पायर होकर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने तिलापिया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट के लिए अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है। ये सपोर्ट किस फॉर्म में आया है, तो इजरायली टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे लिए जानने लायक 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, देन व्हाट इज़ tilapia aquaculture, and at the end we'll see what are the supports that has been provided to this aquaculture project, right। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब क्या होता है, इसके अंडर में बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, तो ये उसका एक हिस्सा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2 सेपरेट कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पर। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर में मतलब क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से इनमें एक्टिविटीज़ या फिर पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन करेगी। वो उनको स्पॉन्सर्ड यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरी, इन तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनकी देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं, राइट। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसको 2020 सितंबर 2020 में अनाउंस किया गया था, और इसका जो मेजर एम था वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना था, ताकि टेक्नोलॉजी को एक्वायर करके या फिर नए नए टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में लाए जाएँ, ताकि डीप सी फिशिंग या फिर जो ट्रेडिशनल फिशरमैन थे उनके लिए वेसल्स प्रोवाइड करना, फिशिंग बोट्स प्रोवाइड करना, और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको हटा के नए मेथड्स को यूज़ करना, कुल मिला के इसका एम है, राइट। अब हमारा जो ये तिलापिया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट है, इसमें जो सपोर्ट एक्सटेंड किया जा रहा है, इसका एम क्या है, क्यों किया जा रहा है ऐसा। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर यह है कि एक्सपोर्ट अर्निंग को डबल करना है। पहले 50,000 करोड़ था, अभी 1 लाख करोड़ इसको करने का टारगेट रखा गया है, और साथ ही साथ 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ाना है। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेंगे, अब टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा यहाँ पर। टेक्नोलॉजी का यूज़ होते हुए हमारे जो फिशिंग का जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं किया जा रहा, हालांकि फिशिंग किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ़ फिशेस बढ़ेंगे और काम बढ़ेगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट दोनों तरीके के होंगे, डायरेक्ट भी होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट मतलब कि जो भी इन्वॉल्व डायरेक्टली फिशिंग में होंगे, इनडायरेक्ट यानी कि जो भी सोर्सेज होते हैं, मान लीजिए फिशिंग हो गया, फिशिंग के बाद फिशिंग को अब प्रोसेस करना है, सेल करना है, तो बहुत तरीके के सेक्टर्स में उसमें आते हैं। तो ये इनडायरेक्ट जो भी एम्प्लॉयमेंट आती है यहाँ पर, इन तरीके के एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, जो कि इन्हीं 55 लाख में काउंट होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट टर्म व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है, तो आप इसको एग्रीकल्चर से समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम जानते हैं कि हम क्रॉप्स उगाते हैं। क्रॉप्स कहाँ उगाते हैं, हम लैंड में क्रॉप्स उगाते हैं, और सिंपल सा एग्रीकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग ऑन लैंड। फार्मिंग ऑफ व्हाट, सो वी आर फार्मिंग क्रॉप ऑन द लैंड। लेकिन एक्वाकल्चर के केस में सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको समझना चाहें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है फार्मिंग इन वाटर। अब पानी में आप किस चीज़ की खेती करेंगे, तो पानी में कुछ फिशेस की खेती होती है। खेती का मतलब फ़िश को बोया नहीं जाता है, उनको वहाँ पर उनके एग्स जो होते हैं हैच करके उनको देख रेख की जाती है, प्रॉपर खाना प्रोवाइड किया जाता है, उनको बढ़ने में मदद की जाती है, उसके बाद उसको कंज्यूम किया जाता है, फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक्वाकल्चर में पानी में फिशेस के जो भी रियरिंग होती है उसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। जनरली अगर हम फिशेस को देखें तो नेचुरल सेटिंग्स में पाई जाती हैं, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशियंस में, तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होता है। वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और हम देखते हैं आजकल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं।
तो यहाँ पर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से, जहाँ पर प्रॉपर टाइम पे खाना देना, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सब कुछ प्रोवाइड करके खेती करना, फिशेस को यहाँ पर बढ़ावा देना। जैसे कि एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो एग्रीकल्चर भी क्रॉप्स जो होते हैं, कुछ कुछ क्रॉप्स तो नेचुरली ग्रो करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, हम उसको टाइम टू टाइम खाद देते हैं, पानी देते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से जो भी चीज़ें की जाती हैं, तो यहाँ पर फिशेस से लेकर एक्वाकल्चर में की जा रही हैं। अब एक्वाकल्चर का पर्पस क्या होता है, तो बहुत सारे पर्पस हैं यहाँ पर। पहला मेजर पर्पस तो फूड प्रोडक्शन। अब हम जानते हैं फिशेस को कंज्यूम किया जाता है, फिशेस से मेडिसिन भी बनती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिशेस को कंज्यूम किया जाता है, ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं। साथ साथ ही ये वेब चेन का भी, हमारे वेब जो फूड वेब होता है उसका भी हिस्सा होती हैं। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ जो होते हैं फिशेस के ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुकी हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड मतलब कि एक लास्ट स्टेज पे हैं, जहाँ पर उसके बाद अगर उनका ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगी। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के पॉपुलेशन को बढ़ाना कैसे बढ़ाएंगे, अगर इनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, वहाँ पर प्रॉपर टाइम से हर चीज़ें इनको दी जाएंगी, तो जो इनका खतरा है इनके ऊपर वो टल जाएगा और ये ईजिली वहाँ पर ब्रीड करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकती हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ से उनका जो लिस्ट है वहाँ से वो नाम हट सकता है। दूसरा है हैबिटेट रिस्टोरेशन। किसी भी स्पीशीज़ का एंडेंजर्ड होना या फिर वल्नरेबल होना, इन सब लिस्ट में आने का सिंपल सा मतलब होता है कि उनके हैबिटेट में प्रॉब्लम है। हैबिटेट मतलब कि जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अब ऑर्गेनिज्म हुआ, फिश हुआ, एनिमल हुआ या ह्यूमंस हो गए, अगर हैबिटेट में प्रॉब्लम आएगा तो अल्टीमेटली उनके अस्तित्व में सवाल आएगा, मतलब उनके एग्जिस्टेंस में सवाल आएगा और वो इनका एग्जिस्टेंस पॉसिबली ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट इज़ वाइल्ड स्टॉक एनहांसमेंट। तो साथ ही में ऐसा नहीं है कि एक्वाकल्चर में हम सिर्फ फिशेस रियरिंग करते हैं, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी रियरिंग भी यहाँ पर की जाती है। अगला है प्रोडक्शन ऑफ बेट फिश। बेट फिश क्या होता है, छोटी मछलियाँ जो कि बड़े मछलियों को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे हम अगर कोई फिशिंग करने जाता है तो कुछ ऐसा डालते हैं ना ताकि बड़ी मछलियाँ अट्रैक्ट होकर उनकी फिशिंग की जाती है। तो बेट फिश ऐसे होते हैं, छोटी मछलियाँ जो कि बड़े मछलियों को अट्रैक्ट करती हैं और उनकी फिशिंग की जा सके, राइट। तो ये एक्वाकल्चर था, उसके पर्पस के बारे में था। नेक्स्ट तिलापिया। टिलापिया क्या है, तो अभी हमने देखा टिलापिया एक्वाकल्चर को ही एक्सटेंड किया जा रहा है सपोर्ट। कौन से सपोर्ट, इजरायली टेक्नोलॉजी। क्यों किया जा रहा है, अगर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा तो इसके एक्वाकल्चर, इसके रियरिंग में बहुत ही आसानी होगी। अब इसी फिश के पीछे क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है, उसके पीछे का भी रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये एक सबसे इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और ट्रेडेड फिश माना जाता है। ट्रेड मतलब बिजनेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजा जा रहा है। अब भेजे जाने का रीज़न है क्योंकि इसको कंज्यूम किया जाता है। कंज्यूम क्यों किया जाता है, इसको एक्वेटिक चिकन भी कहा जाता है। एक्वेटिक चिकन हम जानते हैं, चिकन को हम कंज्यूम करते हैं, तो ये एक तरीके से एक्वेटिक चिकन का नाम इसको उपाधि मिली हुई है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली फिश है, इसलिए इस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, राइट। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पर देखने लायक है, ये जो एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट, बहुत तरीके के एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको साफ़ पानी मिले या फिर प्रॉपर खाना मिले। कहीं कहीं कंडीशंस बुरी होती हैं, जैसे ब्रैकिश वाटर है या फिर सॉल्ट वाटर है, तो उन सिस्टम्स में भी, या पॉन्ड है, के सिस्टम है, तो कई तरीके के अलग अलग सिस्टम में भी ये फिश सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए इस फिश को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है फिश पे, राइट। अब हम इंडियन में अगर फिशरीज़ की बात कर लें, फिशरीज सेक्टर की बात कर लें, तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। सेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपको इसके बारे में पता होगा, इकोनॉमी में ये पढ़ाया जाता है। प्राइमरी मतलब कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर अभी हम फिशिंग देख रहे हैं, तो ये प्राइमरी जो भी प्रोडक्शन होता है उनमें ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं कंट्री में, वो मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो इसमें सारे सर्विसेज आते हैं, जैसे बीपीओ हो गया या फिर और भी जो सर्विस बेस्ड सेक्टर हो गए, ओला हो गया, उबर हो गया, सारे सर्विस बेस्ड सेक्टर हैं, तो ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है फिशरीज़ का, तो ये इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए कैसे काम करती हैं, क्योंकि अगर इनकी रियरिंग की जाएगी तो इनको एक्सपोर्ट करके पैसा दूसरे कंट्री से इंडिया में आएगा, या फिर किसी भी देश में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है वहाँ से इकोनॉमी ग्रोथ होगी ओवरऑल। और इसको सनराइज सेक्टर भी कहा जा रहा है। सनराइज मतलब कि एक तरीके से एक बहुत उभरता हुआ सेक्टर। और अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। 14.5 मिलियन पीपल को ये डायरेक्ट एम्प्लॉय करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। और प्लस 28 मिलियन फिशरमैन कम्युनिटी हैं देश में, जिनके लाइवलीहुड पूरी तरीके से फिशिंग पे डिपेंडेंट है। तो ये रहा पूरा फिशरीज़ का जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी डेटा है, ये यहाँ पर बताया गया है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन 2018 में ऑलरेडी आ चुका है ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड। अब ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन सिंपल सा मतलब है, ब्लू मतलब पानी होता है, तो पानी में जो भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनको सही तरीके से रियर करना, उनको सही तरीके से कंजर्व करना, वो सब ब्लू रेवोल्यूशन में पार्ट है। तो ब्लू रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेंस में क्वेश्चन आया था। प्री में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एक्वाकल्चर क्या है, इस फिश के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं,
स्नेल के बारे में। ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है जो कि बायोडाइवर्सिटी में आपको पढ़ना होगा। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एनवायरनमेंट में आपको पूछे जाते हैं अक्सर प्रीलिम्स में, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी एग्जाम्स हो, हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी बायोडाइवर्सिटी में आपको देखने को मिलते हैं, जो भी चेंजेस मिलते हैं या फिर कोई भी नई स्पीशीज़ पाया जाता है, तो उन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डाउन टू अर्थ में पब्लिश हुआ है। यहाँ पर जो मेजर सेगमेंट है जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने का रीज़न है कि जो स्नेल फिश है वो उनके बॉडी में एक एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है, लेकिन फिर भी क्या वो क्लाइमेट चेंज में एग्जिस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया था, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इस फिश के बारे में जानेंगे और शॉर्ट में हम जान लेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं फ्यूचर में, वो सब यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक स्नेल फिश है, इसको ग्लोइंग स्नेल फिश कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है लिपेरिस गिबस, ठीक है। तो इनके बॉडी में एक एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन मतलब कि ऐसे प्रोटीन जो कि जमते नहीं हैं। फ्रीज मतलब क्या होता है, अगर बहुत ही ठंडे कंडीशन में अगर आप जाएंगे तो अगर हम पानी बहुत 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो उसका फॉर्म चेंज होता है ना। तो कोई भी लिक्विड होता है, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा फ्रीज करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। अब इनके बॉडी में अगर खून, वेंस में क्या चलते हैं, वेंस में खून चलते हैं, अगर वो प्रोटीन एग्जिस्ट ना करे, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन इनके बॉडी में, और इनका जो एग्जिस्टेंस है, जो इनका हैबिटेट है, वो आर्कटिक रीजन में है। आर्कटिक रीजन कहाँ पर है, हमारे नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ ग्लोब। अगर ग्लोब हम बनाते हैं तो इस रीजन में जो है ये आर्कटिक रीजन है, ये पूरा यहाँ पर ठंडा होता है। आर्कटिक हो चाहे अंटार्कटिक हो, दोनों रीजन बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो आर्कटिक रीजन में ये पाए जाते हैं। अगर इनके बॉडी में एंटी फ्रोजिंग प्रोटीन ना हो तो इनका खून पॉसिबली जम सकता है और इनका डेथ हो सकता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फिश है। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनके लिए है, इनका जो एक बायोफ्लोरेसेंस इनके अंदर होती है एक्टिविटी। बायोफ्लोरेसेंस क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज़ के पास एक कैपेसिटी होता है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्व करके किसी दूसरे कलर का लाइट एमिट करना। ये बायोफ्लोरेसेंस एक प्रोसेस है या फिर इफेक्ट कह सकते हैं। तो इस फिशेस के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्नेल फिश है, स्नेल फिश जो आइस क्रिस्टल में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, तो आइस क्रिस्टल वहाँ पर जो भी हैं, तो वहाँ के जो उनके ब्लड होते हैं या फिर उनको फ्रीज होने में मदद करते हैं, मतलब वो फ्रीज नहीं होंगे एक तरीके से। अब हम मेजर फाइंडिंग की बात करें इस रिपोर्ट की, तो ग्रीनलैंड स्नेल फिश जो पाई गई है, इनके अंदर ये बायोफ्लोरेसेंट होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और इनके अलावा या फिर इनसे पहले और भी फिशेस पाई गई, और भी स्पीशीज़ पाई गई हैं। नोटोथेनॉइड फिश, ये एक अलग स्पीशीज़ है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से फिश है जिनके अंदर एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड या फिर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाया जाता है। तो एक तो ये हमारा ये हो गया स्नेल फिश, दूसरा हो गया नोटोथेनॉइड फिशेस, इनके अंदर भी एंटी फ्रीज कंपाउंड पाया जाता है, राइट। अब स्नेल फिश के बारे में हम जान लेते हो। जो स्नेल फिश अभी वहाँ पाया गया है, इनका नाम है लिपर्डे। इनको कॉमनली स्नेल फिश कहा जाता है या फिर सी स्नेल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये फैमिली कौन से मैरीन फैमिली से आती हैं, तो स्कॉर्पियोनिफॉर्म फिशेज, ये मैरीन फैमिली का फिश का नाम है। और ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। स्नेल फिश रिलीजेस बायोफ्लोरेसेंस। बायोफ्लोरेसेंस मतलब कि सनलाइट को रिसीव करके दूसरे कलर के लाइट को एमिट करना, ठीक है। और इनका अगर हम बात करें हैबिटेट की कहाँ पाई जाती हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक और आर्कटिक में पाए जाते हैं। ये ऐसे सीज में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ठंडा होता है। अब जो यहाँ पर मेजर चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, इश्यूज़ या फिर मेजर कंसर्न्स, क्यों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम, तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा, लास्ट वीक के वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का पढ़ने के पीछे हमारा क्या मकसद था, हमने देखा था आर्कटिक एरिया जो है वो बहुत ही ठंडा एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो बाकी के एरिया से 4 गुना तेज़ी से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब 4 गुना तेज़ी से टेम्परेचर चेंज होने का मतलब क्या है, जैसा कि हमने देखा कि ये स्नेल फिश ठंडे एरिया में रह सकता है, वहाँ सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी का टेम्परेचर जो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पे है वो भी बढ़ेगा। पानी का टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ पर और भी बायोडाइवर्सिटी आ सकती है, और भी स्पीशीज़ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब स्पीशीज़ के पास कैपेसिटी नहीं होती ठंडे एरिया में रहें, लेकिन जब वो एरिया ही चेंज होगा, वहाँ क्लाइमेट, जब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा तो दूसरे स्पीशीज़ भी आ सकते हैं, और दूसरे स्पीशीज़ के आने की वजह से वहाँ पर कंपटीशन जनरेट होगा। कंपटीशन क्यों जनरेट होगा, अब एक लिमिटेड सा एरिया है यहाँ पर, अगर पहले से कुछ लोग रह रहे हैं, अब बाहर से कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली आप मान लीजिए, दिल्ली एक छोटा सा यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अब वो मान लीजिए यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं 20,000 पर मंथ पे जॉब कर रहे हैं। अब कुछ लोग यूपी, बिहार, को भी अलग अलग स्टेट से लोग अगर यहाँ पर आते हैं और पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ती है तो कंपटीशन भी बढ़ता है। कंपटीशन बढ़ने का पीछे रीज़न ये है कि ये कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो कोई 20,000 का काम कर रहा है तो 15,000 पर तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। तो ये कंपटीशन यहाँ पर दिखा रहा है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो धीमे धीमे क्या होता है, सर्वाइवल का इशू आने लगता है। सर्वाइवल का इशू कैसे आएगा, जो पहले वाले यहाँ पर काम कर रहे थे उनको काम ही नहीं मिलेगा,
और जो नए स्पीशीज़ आ गए हैं वो यहाँ पर काम करके सर्वाइव कर जाएंगे। तो उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा। जब ऑलरेडी कोई स्पीशीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और नया स्पीशीज़ आता है तो उनके सर्वाइवल में कंपटीशन बढ़ेगा, और या तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या तो दूसरा इशू आता है कि फूड चेन में इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। फूड चेन या फूड वेब क्या होता है कि हर एक स्पीशीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर फूड स्पीशीज़ या फूड चेन में अगर स्पीशी का पोजीशन चेंज होता है तब भी पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस आ रही है, और डिस्टर्बेंस आने का मतलब है कि पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होना। और इवन एट द एंड अब किसी भी स्पीशीज़ के एक्सटेंशन हम पढ़ते आ रहे हैं, अब एनवायरमेंट इतना मेजर कंसर्न क्यों होता है, हर एक एग्जाम में एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें क्यों पूछी जा रही है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में फूड चेन या फिर जो भी स्पीशीज़ होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उनका एग्जिस्टेंस ही हमारे फूड चेन को मेंटेन कर रखा है और हम सर्वाइव कर पा रहे हैं उन्हीं की वजह से। धीमे धीमे अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती रही इसी तरीके से तो हो सकता है आगे चलकर इंसानों के लाइफ फॉर्म में भी दिक्कतें आ जाएं। इसलिए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ताकि हम अवेयर हो जाएं, और जो भी अगर हमारे वजह से प्रॉब्लम आ रहा है वो हम प्रॉब्लम्स को दूर कर दें, राइट। इससे हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन देखा था वही सारे क्वेश्चंस आपको फिर यहाँ पर देख सकते हैं। 2021-2015 में क्वेश्चन अराइज हो चुके हैं। और अगर हम इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो बायोफ्लोरेसेंस से मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। बायोफ्लोरेसेंट कैपेसिटी वाले कौन से एनिमल्स हैं या फिर फिशेज़ हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में आता है। तो यहाँ पर एक्सोमून्स के बारे में हम जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि देख लेते हैं खबरों में क्या है। तो साइंटिस्ट ने एक नया तरीका ढूंढा है एक्सोमून्स को खोजने के लिए। अब ये एक्सोमून्स क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। एक्सोमून्स खोजने के लिए तरीके तो ढूंढ लिए, एक्सोमून्स होता क्या है? तो एक्सोमून्स ऐसे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि एक्सोप्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, अगला टर्म आ गया हमारा। तो एक्सोप्लैनेट ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। हमारा सोलर सिस्टम में हम जानते हैं सन है और 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 प्लैनेट होते थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो सोलर प्लैनेट में 8 प्लैनेट हैं। तो और इनके अलावा जो प्लैनेट्स हैं, मतलब दूसरे सोलर सिस्टम में या फिर इन प्लैनेट्स के अलावा दूसरे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके चारों तरफ जो भी सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहेंगे। उसमें हम एक्सोमून्स कहेंगे, सॉरी एक्सोमून्स कहेंगे। ये हमारे जो सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स हैं उन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट के, तो क्या होता है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून होता है, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट हम जानते हैं नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल, दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम सेंड करते हैं। तो सारे सैटेलाइट जो भी होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, एक ही कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं। मून है तो चारों तरफ अर्थ की तरफ रोटेट कर रहा है, उसी तरीके से जो भी नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनको भी प्लैनेट के चारों तरफ रोटेट कराया जाता है ताकि ऑब्जर्वेशन या फिर जो भी पर्पज़ से भेजे गए हैं उनका पर्पज़ पूरा फुलफिल हो, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे नेचुरल सैटेलाइट हैं जो कि अलग अलग साइज़ में, अलग अलग मासेज हैं उनके, और इनके रहने से सोलर सिस्टम में या फिर सोलर प्लैनेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो इनका स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए ये जो डेवलप्स हो रहे हैं मेथड, नए नए मेथड डेवलप हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम नए प्लैनेट्स को, एक्सोमून्स को या फिर एक्सोप्लैनेट्स को नए नए डिस्कवर कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पर हैबिटेबिलिटी बढ़ाया जा सके। हैबिटेबिलिटी जैसे कि आप देखते हैं अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि चंद्रमा पे ज़िंदगी खोजे जाने की कोशिश कर रही है, या फिर मार्स पे लोग जा रहे हैं ताकि वहाँ पर लाइफ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल अर्थ ख़त्म होना है, हम जानते हैं डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा। तो ये लोग, यहाँ के लोग हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरे प्लैनेट में भी खोज रहे हैं हैबिटेट पॉसिबल है कि नहीं है। अर्थ पे हम जानते हैं किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए हमें क्या ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा है वाटर। तो अगर ये दो चीज़ किसी भी प्लैनेट पे अगर मिल जाती है तो वहाँ पर लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो सकती है, राइट। एक्सोप्लैनेट में बता चुका हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है कि हाल ही में 5000 एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, मतलब 5000 ऐसे प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है उनकी खोज की जा चुकी है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है रांची में। ये आपका जीएस पेपर 2 वेलफेयर स्कीम्स के अंडर में आता है। अब हम देखते हैं न्यूज़ में क्या है। तो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, इन्होंने अगस्त 20 को ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था रांची में। पर्पस क्या था? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप नेचर जो भी है ट्राइबल यूथ में डेवलप किया जा सके और स्किल इंडिया मिशन को भी बूस्ट अप किया जा सके। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव देख लें हम यहाँ पर, तो रूरल और लोकल इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना। किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की, किसी भी गांव की, किसी भी शहर की इकॉनमी बढ़ती है तो इकॉनमी बढ़ने के बस मेजर रीज़न होता है वहाँ के लोग अगर स्किल्ड कर दिए जाएँ। सबसे बड़ा चीज़ होता है स्किल कर दी जाए और वहाँ पर रोज़गार पैदा हो। अगर रोज़गार पैदा होगा तो पैसा आएगा उस जगह पे, पैसा आएगा तो उस जगह की, चाहे वो छोटा स्पेस हो चाहे बड़ा स्पेस हो, वहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी। इकॉनमी कैसे बढ़ेगी?
लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग चीज़ों को खरीदेंगे, तो बिजनेस एक तरीके से बिजनेस साइकिल वहाँ पर चल पड़ेगा और लिविंग स्टैंडर्ड धीमे धीमे इंप्रूव होता है। जैसे पैसा आता है, लोग अपनी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करते रहते हैं, तो ओवरऑल जो इकॉनमी होती है वो डेवलप हो जाती है। अगला है एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने बताया, अगर लोग स्किल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। और फोर्स माइग्रेशन होते हैं। अब जैसे लोकल कम्युनिटीज़ में अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में वहाँ पर आपकी कंपनीज़ नहीं है, फैक्ट्रीज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ एग्रीकल्चर खेती करने का ऑप्शन है, अगर आपके पास खेत भी नहीं है तब आप क्या करेंगे? तो आपको मजबूरन अपने गांव, अपने घर को छोड़ के शहर जाना पड़ेगा ताकि आप कुछ पैसे कमा सकें और अपनी जीवनी चला सकें, राइट। तो ये फोर्स माइग्रेशन होता है, अगर स्किल डेवलप कर लिया जाए, वहाँ पर काम रोजगार पैदा हो जाए तो ये फोर्स माइग्रेशन को भी रोका जा सकता है। साथ साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब एक तो फैक्टर होता है डायरेक्ट, अगर हम कहीं पर रह रहे हैं वहाँ पर रह के ही हम पेड़ पौधों को अगर बचा सके तो वेल एंड गुड। अब नेचुरल रिसोर्स कंजर्व क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर माइग्रेशन होता है तो जहाँ पर माइग्रेशन होता है, देखिए दोनों जगह असर होता है, जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, जहाँ तक माइग्रेशन हो रहा है। तो अगर हम दिल्ली का हमेशा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में अगर माइग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? तो लोगों को पॉपुलेशन बढ़ने से उनको रहने के लिए जगह चाहिए। अब रहने के लिए जगह चाहिए तो जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, मान लीजिए अभी आप साकेत साइड चले जाइए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जानते होंगे, या फिर अगर आप अपने एरिया में देख लीजिए, शहर में, किसी शहर में जाइए, अगर वहाँ से अगल बगल जो भी रिलेटेड एरिया है, छोटे मोटे एरिया, अगर वहाँ पर जंगल है, पेड़ पौधे हैं और वहाँ पर धीमे धीमे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन एरियाज़ के पेड़ पौधों को भी काट कर वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। तो इससे क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंजर्व नहीं हो रहे हैं बल्कि और ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं। तो अगर माइग्रेशन नहीं होगा, स्किल डेवलप होगा, वहीं पर जहाँ रहते हैं वहीं काम करेंगे, तो नेचुरल रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, राइट। अब इस स्कीम के अंदर में कौन से ऐसे जॉब प्रोफाइल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है? तो सबसे पहला है इलेक्ट्रीशियन, सोलर पीवी इंस्टॉलेशन, प्लम्बिंग मैंसरी, टू व्हीलर रिपेयर, आईटी, आईटीएस, फार्म मैकेनाइजेशन। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के अंदर में। अगर हम बात करें दूसरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के में, जिसके अंतर्गत में स्किल्स को प्रोवाइड किया जाता है इंडिया के यूथ को या फिर किसी भी एज के लोग को, तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, स्कूल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इन सभी इनिशिएटिव्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्री में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स का या फिर इनिशिएटिव का आप मेंशन करके बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव हैं और इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओपन सी टेल ऑन फ्यूचर एनएफटीज। तो एनएफटी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीएस पेपर 3 में आता है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। यहाँ पर हम एनएफटीज़ के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं अभी एनएफटीज़ भी फॉल डाउन हुए हैं क्रिप्टो फॉल आउट के बाद। क्रिप्टो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, डिजिटल करेंसीज, उसका मार्केट पूरी तरीके से फॉल हुआ है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में इसका रेगुलेशन किया जा रहा है। कुछ कंट्री में इसको इलीगल बताया जा रहा है, कुछ कंट्री में इसको लीगल है। तो ये लीगल इलीगल के खेल में क्रिप्टो करेंसी जो है फॉल हो रही है। स्टार्टिंग में आपने जब बिटकॉइन आया था, आपने सुना होगा बिटकॉइन कोई 1 लाख रुपए लगाया होगा तो आज 1-2 करोड़ रुपए होगा, मतलब बहुत तेज़ी से एक तरीके से हाइप हुआ था। लेकिन अभी इसके इरेगुलेटरीज की वजह से, अलग अलग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से इसका फॉल डाउन शुरू हो गया है। अब इसके फॉल डाउन से जो नॉन फंजिबल टोकन्स थे, ये कॉन्सेप्ट अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो एनएफटीज जो थे उनका भी फॉल डाउन हुआ है। रीज़न बीइंग एनएफटीज एज वेल एज क्रिप्टो करेंसीज दोनों का जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो रहा है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी लोगों को बैकग्राउंड पता नहीं होता तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। हालांकि दोनों एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं एंड समवॉट रिलेटेड, बट दे आर नॉट सेम, राइट। तो जो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं, एक्चुअली टोकन क्या होता है? आप जैसे किसी शॉप में जाते हैं समोसा खाने, अगर वो बहुत बड़ी शॉप है तो वहाँ पर वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं आपसे, पैसा लेते हैं, टोकन देते हैं। आप जहाँ सेल हो रहा है वहाँ पर आप टोकन दे के समोसा खा लेते हैं। तो ये सिस्टम इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और जो समोसा आपको दे रहा है वो घपला ना कर सके। तो दुकानदार ऐसे सिस्टम इसलिए जनरेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बड़े लेवल पे लाया गया। बड़े लेवल पे लाया गया कैसे? तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं, स्पेशली ये आर्टिस्ट के लिए है, तो आर्टिस्ट कोई भी एक मास्टरपीस या नया पीस बनाते थे, उसको सेल करते थे, और उसके बाद अगर दोबारा सेल होता था, मान लीजिए आर्ट गैलरी में अपना आर्ट किसी ने लगाया है, यहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं, इसको खरीद लिया। अब होता क्या था, इसकी रीट्रेडिंग भी होती थी। मान लीजिए कुछ ट्रेडर होते थे, वो 10 पीस आर्ट के खरीद लिए यहाँ पर, उसके बाद जाके वो यहाँ पर अगर वो 1 लाख का खरीदे हैं तो उसको जाके बाहर 10 लाख में बेचते थे। तो इससे क्या होता था, जो ओरिजिनल क्रिएटर होता था उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था, और साथ ही साथ में जो ओरिजिनलिटी का प्रॉब्लम था, एक और प्रॉब्लम था कि बहुत ज़्यादा फेक कॉपीज़ बनती थी। अगर किसी ने एक यूनिक मास्टरपीस बना दिया तो उसका फेक कॉपी बना के मार्केट में सोल्ड किया जाता था, तो जो यूनिकनेस था वो भी क्वेश्चनेबल था।
तो यहाँ पर NFTs को जनरेट किया गया। NFTs मान लें कि डिजिटल कॉपी बनाई जाने लगी अब चीज़ों की, जो भी आर्ट है, जो भी चीज़ें हैं, लाइक जैसे आर्ट है, वीडियो टेप है, क्लिप है, म्यूजिक है, तो ये सब चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके बेचा जा रहा है एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ। अभी यूनिक आइडेंटिटी कैसे बनती है उसके लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझना होगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे NFT कैसे काम करती है, राइट। सो लेट्स मूव फर्स्ट अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बाद हम आएंगे ये NFTs एंड ऑल क्या है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ये डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि जनरल कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो आपको, अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आपको अगर कोई डेटा स्टोर करना हो, चाहे वो आपके इमेजेस हों, फोटोज़ हों, वीडियोज़ हों, तो आप एक CPU या फिर अपने कंप्यूटर में किसी हार्ड ड्राइव में स्टोर कर देते हैं, तो ये आपका सेंट्रलाइज स्टोरेज हो गया। वहीं अगर आप इसको क्लाउड में स्टोर कर देते हैं तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हालांकि सेंट्रलाइज ही है, लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, इसको कई सिस्टम में स्टोर कर देना। जैसे गूगल हो गया, गूगल में आप जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल में हम जो भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक जगह डेटाबेस होगा। चाहे टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं, चाहे वीडियो सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस होता है। अब वो डेटाबेस हम सर्च करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अब इसको डिसेंट्रलाइज कर देना है। डिसेंट्रलाइज मतलब कई जगह डिवाइड कर देना है। मान लीजिए 4 CPU होगा मेरे पास, तो मैं अपने डेटा को 4 CPU में स्टोर कर दूंगा, राइट। और चारों में डेटा स्टोर रहेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब यहाँ से कोई एक्सेस मांगता है, मान लीजिए मैंने सर्च किया कि मुझे करंट अफेयर सर्च करना है, तो मैंने करंट अफेयर सर्च किया, तो ये चारों पे इन्फॉर्मेशन भेजता है, और चारों में जब परमिशन मिल जाता है कि हाँ चलो ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके मेरे पास आ जाता है, और साथ ही में एक नया ब्लॉक ऐड हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन अभी किया गया या फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिया गया। तो यही सेम चीज़ पैसों के टर्म में होता है। पूरा सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम होता है, मान लीजिए एक बैंक है, बैंक में हमारा अगर कई जगह पे हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोर है, मान लीजिए हमारी सारे बायोमेट्रिक्स सारी जगह स्टोर है। अब अगर मैं यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता हूँ, ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने पे चारों जगह इन्फॉर्मेशन जाएगा, चारों जगह तब जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक मेरा ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं होगा। अप्रूव होने के बाद इनिशिएट होगा ट्रांजैक्शन, और एक नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आज मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, और ये ब्लॉक यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। जो ट्रांजैक्शन हो गया वो स्टोर रहेगा हमेशा के लिए। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, हमारा जो डेटा है कई जगह स्टोर है। दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो यूनिकनेस है, जो भी हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, वो यहाँ पर बरकरार रहेगा NFT में। प्लस कभी भी NFTs को रीसेल किया जा रहा है तो रॉयल्टी भी मिलेगी जो ओरिजिनल क्रिएटर है, वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी वहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं NFT और क्रिप्टो करेंसी के बीच में डिफरेंस। हालांकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है। इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो इन डिटेल अबाउट दीज थिंग्स, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही गहरा टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। नाउ डिफरेंस बिटवीन NFTs एंड क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि मैंने बताया कि जो दोनों ही एक सेम टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, और फंजिबल का मतलब होता है कि इंटरचेंज वैल्यू चेंज हो सकता है। तो सिंपल सा अगर टर्म समझें, अगर आपके पास एक 10 रुपये है तो उसका वैल्यू 10 रुपये ही होगा, राइट। लेकिन अगर कोई आर्ट फॉर्म है, अब ये 10 रुपये किसी के पास भी हो, इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। लेकिन किसी के पास एक आर्ट फॉर्म है, कोई भी गाना है, मान लीजिए किसी सिंगर ने गाना गाया, उसने गाना गा के उसमें यूट्यूब पे डाल दिया, अब यूट्यूब से कोई डाउनलोड करके उसको अपने यूट्यूब पे डाल दिया, तो इस तरीके से लोग पैसे भी कमाते हैं ना। या फिर इसको सेल कर दिया, एक किसी ने सिंगर ने गाना गाया, सेल किया, फिर इसने रीसेल किया, फिर उसने उसको रीसेल किया। तो कई बार जब रीसेल होता है उसकी वैल्यू भी अलग अलग चेंज होती रहती है। तो NFTs की जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, फंजिबल हैं। वेरस क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू होती है, जो उसका वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट NFTs। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब हम लास्ट में टॉपिक पढ़ लेते हैं, इशू रिलेटेड टू वुमेन। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। अब यहाँ पर हाल ही में हमने देखा कि CSIR को एक नया हेड अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर N क्लाइसेल्वी। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आया है हाल ही में कि वुमेन्स का साइंस के फील्ड में क्या स्टेटस रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया कि जो भी साइंस से रिलेटेड रिसर्च वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 28% पार्टिसिपेशन वुमेन्स का है, जो कि पहले 2000 और 2001 की बात करें उस दौरान इसका पार्टिसिपेशन सिर्फ 13% था। मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन साइंस के फील्ड में अभी बढ़ा है, 13 से 28% तक हुआ है। यहाँ पर हम देखें कुछ डेटा दिया गया है 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। तो अंडर ग्रेजुएट के हम देखें तो 13.2%, 13.2%, 14 पॉइंट, मतलब लगातार आप देख रहे हैं तो इंक्रीमेंट हुआ है वुमेन का पोजीशन यहाँ पर। मतलब कि वुमेन्स जो हो रही हैं और एजुकेटेड हो रही हैं, पढ़ने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनका एजुकेशन आगे बढ़ रहा है। PG में ये डेटा गया है, MPhil में ये डेटा आया है, PhD में ये डेटा आया है। तो जो टारगेट है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टारगेट है 2030 तक उसको 30% करने का टारगेट बनाया गया है, ठीक है।
डीएसटी की फाइंडिंग क्या क्या है, यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये सारी डेटा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यू कैन रीड योर सेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो, बट स्टिल इफ यू वांट आई कैन रीड टू हियर। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर डेटा टारगेट क्या है, सबसे पहले 2030 तक 30% करना है विमेन पार्टिसिपेशन का यहाँ पर चीज़ें, और 2015 में जो 13.9% था वो 2018 में 18.7%। तो सारे डेटा जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं इस टेबल में, उसी को वहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस प्लेस। अब इनिशिएटिव की बात करें तो वुमेंस को साइंस के फील्ड में लाने के पीछे के इनिशिएटिव बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं। जेंडर एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, विज्ञान ज्योति स्कीम, इंडो यूएस फेलोशिप फॉर वुमेन इन स्टेम प्रोग्राम। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके हेल्प से वुमेंस को साइंस के फील्ड में लाने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है सपोर्ट। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है टोमेटो फ्लू। लास्ट टॉपिक नहीं आ रहा साल, आज कितना टॉपिक है इसमें, यही बीच में करा है। 31 मिनट हो गया, साल आ ही नहीं रहा है। Now our next topic is tomato flu. Tomato flu क्या है? तो this is an epidemic which is spread in कर्नाटका। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, मई मंथ से ही ये स्प्रेड हो रहा है, लेकिन ये फिर से न्यूज़ में है। अभी हाल ही में वहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने, अरे नहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं यार, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, गड़बड़ा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू क्या है? इट इज़ एन एंडेमिक इन कर्नाटका। तो हाल ही में कर्नाटका के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने एक ट्वीट भी करके बताया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, टोमेटो फ्लू कोई डेंजरस नहीं है, इससे आपकी मौत नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये जो टोमेटो फ्लू है ये 5 साल के कम के उम्र के जो बच्चे हैं उनको इफेक्ट कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं क्या क्या है ये। तो टोमेटो फ्लू जो है ये एक तरीके का फ्लू डिसीज़ है, जो कि एक अनकॉमन वायरल डिसीज़ है, और ये 5 साल से कम बच्चों के, जो भी 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको इफेक्ट कर रहा है। और टोमेटो फ्लू का नाम टोमेटो की वजह से नहीं पड़ा है, इसका पीछे का रीज़न ये है कि इस बीमारी में जिसको भी ये बीमारी होती है उसके स्किन पे एक ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, कई ब्लिस्टर्स आ जाते हैं जो कि टोमेटो के साइज़ तक बढ़ सकते हैं, इसीलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हैं, जिस ट्वीट के बारे में मैंने बताया कि टोमेटो फ्लू इज़ अनरिलेटेड टू कोविड-19, और ये 5 साल से कम बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एंडेमिक है। एंडेमिक पैंडेमिक 2 कॉन्सेप्ट होता है। पैंडेमिक आप कोविड के बारे में जानते हैं, कोई भी बीमारी जो लार्ज स्केल पे एक देश से दूसरे देश तक या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक फैल रहा है, बड़े एरिया में फैल रहा है, उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। और कोई भी डिसीज़ अगर छोटे एरिया में, मान लीजिए कर्नाटका में सिर्फ अगर वहीं पर है, तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं, राइट। सिम्टम्स क्या है इसके? तो बॉडी टेम्परेचर में अचानक से बढ़ेगा, बॉडी में पेन होगा, स्किन रेडनेस होगा, पेनफुल ब्लिस्टर्स निकलेंगे, थकान महसूस होगी। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं बनाया गया है, इसके लिए कोई दवा नहीं है। तो जैसे नॉर्मल आपका डेंगू के लिए या फिर चिकनगुनिया के लिए जो भी ट्रीटमेंट है, आपको लिक्विड डाइट पे रहना चाहिए, हॉट वाटर स्पॉन लीजिए और आइसोलेट होकर रहिए। आइसोलेट होने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक दूसरे से फैलता है। अगर आपको ये डिसीज़ है, आप किसी को टच करते हैं तो ये डिसीज़ कम्युनिकेबल हो जाता है, इसलिए सबसे दूर रहने की ज़रूरत है अगर किसी को ये बीमारी है तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ब्लैक होल। जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में आता है ये। तो हाल ही में नासा ने एक ऑडियो क्लिप शेयर किया है जो कि ब्लैक होल का है, और अर्थ से 250 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स क्या होता है? ये यूनिट होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोलर बॉडीज़, मतलब कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो जो अभी ये साउंड क्लिप रिकॉर्ड किया गया है ब्लैक होल का, वो अर्थ से 250 मिलियन लाइट ईयर्स है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना दूर है। तो ये जो पेर्सेस गैलेक्सी क्लस्टर है, यहाँ से ये साउंड 2003 से एसोसिएटेड है, मतलब कि 2003 से आप कह सकते हैं ये वहाँ से चला हुआ है, या फिर तब से इसको जानने की कोशिश की जा रही है। अब इस फाइंडिंग से क्या क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या क्या मतलब निकलता है इस फाइंडिंग का? तो सबसे पहले तो स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया इंसाइट मिलता है कि मतलब नई पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलती है कि अभी भी वहाँ पर नई नई पॉसिबिलिटीज़ है। अक्सर हम जानते हैं स्पेस मतलब वैक्यूम। अब वैक्यूम जहाँ पर है तो मीडियम नहीं है तो साउंड विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर साउंड पाया गया है स्पेस में, ब्लैक होल से साउंड पाया गया है, यानी कि वहाँ कुछ मीडियम होगा। मीडियम क्या होता है? तो हम जानते हैं जो भी गैलेक्सी क्लस्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारा गैस होता है, तो गैस के एनवलप्स होते हैं, और एनवलप्स को होने की वजह से एक तरीके का मीडियम मिल जाता है जहाँ से साउंड ट्रैवल कर सकता है। सो पूरी तरीके से स्पेस में वैक्यूम नहीं है, देयर आर सम प्लेसेस विच कैन फॉर्म मीडियम फॉर ट्रैवलिंग ऑफ साउंड ऑल्सो। तो ये एक नए इंसाइट, नए खोज यहाँ पर मिल जा रहे हैं इसके सपोर्ट से, इसके हेल्प से। अब ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल से आप यहाँ पर नाम से मत कन्फ्यूज होइएगा, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपने पहले पढ़ा भी होगा, आप समझते भी होंगे। ब्लैक होल का सिंपल सा मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस मतलब खाली जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ समाया हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक बहुत ही सन, अगर मान लीजिए सन की बात करें, सन की साइज़ हम जानते हैं बहुत बड़ा है, तो उसको अगर न्यूयॉर्क सिटी में कंप्रेस करके रख देना है
तो ये एक एग्जांपल होगा ब्लैक होल का। मतलब कि ये स्टार से जनरली स्टार से ब्लैक होल बनते हैं, तो स्टार का जब एज खत्म हो जाता है, स्टार अपने लास्ट एज में रहता है, तो वहाँ एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होने के पास जो भी मटेरियल होता है वो श्रिंक होकर बहुत ही छोटे एरिया में समा जाता है। इस छोटे एरिया को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो इसी को हम ब्लैक होल कहते हैं, इस पूरे एरिया को यहाँ पर ब्लैक होल कहते हैं। और इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है यहाँ से कुछ पास नहीं हो सकता है। इवन लाइट, अगर लाइट भी आप ब्लैक होल के ओवर से पास करने की कोशिश करेंगे तो लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत हाई होता है। ब्लैक होल बहुत साइजेस में आते हैं, बहुत छोटे से लेकर बड़े ब्लैक होल पाए जाते हैं। अगर हम सबसे छोटे ब्लैक होल की बात करें तो एक एटम के साइज़ का हो सकता है। एटम हम जानते हैं, वी कांट सी एटम विथ नेकेड आइज, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो एक ब्लैक होल एक एटम के साइज़ का भी हो सकता है, और वो एक पहाड़ से बड़े साइज़ का भी एक ब्लैक होल हो सकता है, ठीक है। अब ब्लैक होल में हम बात करें कि कितना मास, मतलब कितने कैपेसिटी की चीज़ें समा सकती हैं, कितना वो एब्जॉर्व कर सकता है। तो अगर हम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात करें तो उसमें 1 मिलियन सन एक साथ समा सकते हैं। सन की बात हम सन जानते हैं, कितना सन का साइज़ क्या है, तो 1 मिलियन सन सुपर मैसिव ब्लैक होल में समा सकते हैं। अभी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो वहाँ का जो ब्लैक होल उसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं, और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि 4 मिलियन सन इसके अंदर फिट हो सके। 4 मिलियन यानी कि 40 लाख सन इस सैजिटेरियस ब्लैक होल के अंदर में आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन, गुड बाय।